नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख चुके हैं कि कैसे फ्रांस में नेशनलिज्म शुरू हुआ, कैसे वहाँ के लोगों ने यूनाइटेड होकर के मोनोक्रेटिक सिस्टम को अबॉलिश किया, उसका विरोध किया। अब देखना यह है तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ, वो रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ, इस बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं, उसका खून कर दूं मैं। हैं, टूर करने निकले हम लोग, वर्ल्ड टूर। क्या जर्मनी फ्रांस तुम लोगों को घुमाऊं? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी, तो वो ज़रूर देखें, वरना राहु केतु क्रोधित हो जाएंगे और तू समस्या में पड़ जाएगा। हंस गया बेटे तू, गुरुदेव की आज्ञा भूल गया बे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैं बिल्कुल सेम ही चीज़ रिपीट करने वाला हूँ। जस्ट बिल्कुल सेम ही चलेगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम स्टोरी है। ऐसे कौन करता है यार मेरे को? आप ये समझ लीजिए कि सिंघम मूवी आप 2 बार देख रहे हैं, एक बार अजय देवगन वाली और दूसरी बार साउथ वाली, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब यूरोप एक कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, और फ्रांस तो यूरोप का एक बहुत छोटा सा पार्ट था। तो आज जो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड आप लोग देखते हो मैप में, वो उस समय पर बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, और उन छोटे छोटे किंगडम्स पे अलग अलग रूलर्स रूल किया करते थे, अलग अलग मोनार्चीज वहाँ पे रूल करते थे, है ना? और वो अपनी आइडेंटिटीज़ को या अपने कस्टम्स को फॉलो करवाते थे। तो अब पूरे यूरोप के अंदर बहुत डाइवर्सिटी थी, हर छोटे छोटे किंगडम पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। जैसे कि बोमियास जो थे वो जर्मन बोलते थे, लैम्ब्रेडी और वेनेटियास जो थे वो इटालियन बोलते थे, आधे से ज़्यादा हंगरी के अंदर मैग्यार लैंग्वेज बोली जाती थी, गिलिशिया जो थे वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे, अलग अलग फ्लैग्स को फॉलो किया जाता था, अलग अलग मोनार्चीज़ को फॉलो किया जाता था। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उस स्कूल की यूनिफॉर्म वियर करते हैं, उस स्कूल का आईडी कार्ड यूज़ करते हैं, उस स्कूल की टाई लेते हैं, बेल्ट लेते हैं। अब अगर आपने स्कूल चेंज कर दिया तू पनौती मत मार। तो आपकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, आपका आईडी कार्ड चेंज हो जाएगा, आपकी कंप्लीट स्कूल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। इसी तरह से जब किसी किंगडम पे कोई दूसरा राजा अटैक करके उसको कब्जा कर लेता था, तो वहाँ के लोगों का फ्लैग चेंज हो जाता था, कस्टम्स चेंज हो जाते थे, लॉ चेंज हो जाती थी। तो इस तरह से पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद में सभी लोग नेशनलिज्म के बारे में कैसे सोचने लगे, कैसे सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचने लगे? ऐसे ठीक है, तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद में भी एक चीज़ वहाँ पे बहुत कॉमन थी, वो थी एलिगेंस टू द एम्परर, अपने राजा या अपने रूलर, अपने सम्राट के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी, ये चीज़ सब में कॉमन थी। ठीक है, तो उस 18वीं सेंचुरी के टाइम पे यूरोप के अंदर 2 तरह के लोग मिलते थे, या 2 तरह की क्लासेस होती थी लोगों की। एक होते थे एरिस्टोक्रेसी लोग। एरिस्टोक्रेसी लोग वो लोग जिनके पास में बहुत पैसा होता था, अनाप शनाप पैसा, अथाह पैसा, इतना पैसा कि मतलब वही पैसा ही खाते हैं, पैसे में नहाते हैं, पैसा पैसा मतलब बहुत पैसा। और जब इतना पैसा था उनके पास में, इतनी उनके पास में कंट्री साइड पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी, बहुत सारी लैंड होती थी, बहुत बड़े बड़े टाउन हाउसेस होते थे,
ठीक है। सिद्धू बाजी, पैसे वाला आदमी हूँ, पैसा बहुत आ गया मेरे पास, और आपको सुनकर हैरानगी होगी, मेरे अपने जाति तेल के कुएं हैं, हमारी खुद की रेल की पटरियां हैं। तो इतना पैसा जब आपके पास में होगा तो आप बहुत पावरफुल होंगे। तो वो एरिस्टोक्रेसीज जो थे बहुत पावरफुल थे। मतलब एरिस्टोक्रेसीज को समझे तो मान लीजिए कि आज के टाइम पे अंबानी, टाटा, बिरला, इस टाइप के लोग। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना? इसका सीक्रेट मिल गया है। सिगरेट पीता है वो। ठीक है। तो ऐसे लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड होता था, एक रॉयल स्टैंडर्ड होता था, और ये लोग छोटे लोगों से या गरीब लोगों से या मिडिल क्लास लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। उनसे अपना काम करवाते थे, उनको ज़मीन रेंट पे देते थे और उनसे अपने खेतों पे काम करवाते थे, इस तरह से। गरीब आदमी है, जब मैं गरीब देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। लेकिन इतने बड़े यूरोप में कितने एरिस्टोक्रेसीज होंगे, कितने लोग इतने अमीर होंगे जो उस लेवल को मैच करें? बहुत कम। ये समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर 125 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो कितने लोग टाटा, अंबानी जितने अमीर हैं? बहुत कम, 10, 20, 25 हज़ार, उतने भी नहीं होंगे शायद। तो ये लोग नंबर्स में बहुत कम थे, बहुत कम एरिस्टोक्रेसीज थे जो इतने अमीर थे, लेकिन बहुत पावरफुल थे। और ये लोग आपस में एक दूसरे से ग्रुप बना के रहते थे। रॉयल फैमिलीज़ में शादियां होती थी, आपस में एक दूसरे की फैमिलीज़ में शादियां करते थे, एक दूसरे से बिजनेस पार्टनरशिप करते थे और एक ग्रुप बना के रहते थे। पर क्योंकि लोग बहुत कम थे तो ग्रुप बहुत कम था, मतलब काउंटिंग अगर आप करें तो एरिस्टोक्रेसीज बहुत कम थे, लेकिन बहुत पावरफुल थे क्योंकि पैसा बहुत था उनके पास में। पैसे की कमी नहीं है। हाँ जी, पैसा तो बहुत है मेरे पास। दूसरी कैटेगरी थी मिडिल क्लास लोग, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी या होती थी तो बहुत छोटी ज़मीन होती थी। हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो एरिस्टोक्रेसीज के पास जाकर के उनकी रेंटेड ज़मीन पे काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। तो मिड 18 सेंचुरी की बात करें या 19 सेंचुरी की बात करें, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, लोग ट्रेड करने लगे, गुड्स मैन्युफैक्चर करने लगे। तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो अब ट्रेड करने लगे, वो प्रोडक्शन करने लगे। बिग बिजनेस। वो कौन है बिजनेस? अरे दवाई का दवाई अंग्रेजी में ड्रग्स गॉड प्रॉमिस। और जब वो प्रोडक्शन करने लगे तो उनके पास में पैसा आने लगा और वो अमीर बनने लगे। अब वो अमीर तो बने लेकिन इतने अमीर नहीं बने कि वो एरिस्टोक्रेसी के लेवल को मैच कर पाएँ, लेकिन वो मिडिल क्लास भी नहीं रहे। तो इस टाइम पीरियड में एक नई कैटेगरी आई जो कि हायर मिडिल क्लास थी, ठीक है, या न्यू मिडिल क्लास आपके बुक में उनको बोला गया है। तो न्यू मिडिल क्लास की कैटेगरी थी जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे लेकिन मिडिल क्लास से अमीर थे, ठीक है। अब जब पैसा आने लगा तो लोग एजुकेट होने लगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को, बेटे बेटियों को पढ़ाने लगे। वो वहाँ के फीस का आइडिया है ना? चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा। पर जहाँ तक हमारी बेटी का सवाल है वह तो तुरफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके रही, नहीं तो मैं घसीटे राम टोडरमल को पढ़ पोतो नहीं। तो धीरे धीरे जब लोग एजुकेटेड हो गए, बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन बनने लगे, तो वर्किंग क्लास पीपल्स या जो लिबरल्स थे या जो एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों को मोनार्की सिस्टम खटकने लगा। उनको लगा कि ये मोनार्की सिस्टम ख़राब है, बर्थ बोर्न प्रिविलेजेस का कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग मिल कर के इसका अपोज करने लगे। अब देखो कहानी रिपीट होने लगी, सेम चीज़ें, जो चीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई थी बिल्कुल वैसा का वैसा अब यूरोप के डिफरेंट किंगडम्स में होने लगा, बिल्कुल वही चीज़ें। क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? लोग जो भी लिबरल लोग थे, जो भी एजुकेटेड लोग थे, वो सब इकट्ठे होकर के मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े होने लगे। वैसा ही यहाँ पे हुआ कि जो भी न्यू मिडिल क्लास लोग थे, जो भी एजुकेटेड लोग थे या जो भी लिबरल लोग थे, वो सब मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े होने लगे।
और वहाँ पे अपनी डिमांड्स रखने लगे। क्या हो रहा है आप? बड़े शाहरुख खान बने घूम रहे हो हैं? पहले भी ये हुआ है, पहले भी वो हुआ है। मैं बताता हूँ पहले भी क्या हुआ है। अब सोचो लिबरल्स जो थे, लिबरल्स कौन? द लिबरल वर्ड जो है वो आया लेटिन से, लेटिन के लिबरल वर्ड से। और लिबरल का मतलब होता है फ्री। लिबरल का मतलब वो लोग जो फ्रीडम चाहते थे, जो फ्री रहना चाहते थे, जो इक्वल राइट्स चाहते थे, वो लोग, उन लोगों को कहा गया लिबरल लोग। ठीक है, तो अब जितने भी लिबरल लोग थे वो क्या चाहते थे बेसिकली, कि एरिस्टोक्रेटिस सिस्टम से क्या चाहते थे या उनकी क्या डिमांड्स थी। तो सेम जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, बिल्कुल वैसी की वैसी डिमांड्स रहेंगी। तो ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट जो बने वो आम लोगों के कंसेंट से बने, किसी एरिस्टोक्रेटी की परमिशन से या किसी रूलर के इन्फ्लुएंस से बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट उनके फेवर में काम करेगी। तो इनका कंसेंट था कि गवर्नमेंट जो बने वो लोग चूज करें, जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में या फ्रेंच में लोग करते थे। ठीक है, अब चलो गवर्नमेंट इनके कंसेंट से बन गई, फिर इनकी डिमांड थी कि एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि मान लो भाई आज कोई गवर्नमेंट आ गई और उसने अपने हिसाब से कुछ लॉस बना दिए, थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर वो गवर्नमेंट नए लॉ बनाएगी, तो पूरा सिस्टम वापस से चेंज हो जाएगा। तो लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर पाए, इसलिए एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसको वो नई गवर्नमेंट जो बनेगी वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही लॉ बनाएगी, रूल करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। और उन्होंने बोला कि भी ऑटोक्रेसी है या क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि किसी एक इंसान की मनमानी नहीं चलेगी। ऑटोक्रेसी क्या? कि किसी भी एक इंसान की मनमानी। ठीक है, तो वो चाहते थे कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो जो चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थी लगभग वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हुई, उसी तरह की इन्होंने डिमांड की। तो यही ठीक है, तो इसको आपकी बुक में दो तरह से समझाया गया है। एक पॉलिटिकल स्फेयर में लोग क्या चाहते थे या पॉलिटिकली लोगों की क्या क्या डिमांड्स थी, दूसरा इकोनॉमिकल स्फेयर में कि मतलब इकोनॉमिकली लोगों की क्या क्या डिमांड थी। तो अभी तक जितनी भी बातें बताई वो सब थी पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में। ठीक है, इकोनॉमिकली लोग क्या चाहेंगे, सोचो इकोनॉमिकली क्या चाहिए? पैसा। इतना लालटेन मत समझिए सर, हम भी बमबूत फैमिली के हैं भाई, बीए के बाद डबल एमए किए हुए हैं। कि भाई मेरे पास पैसा होना चाहिए, या जहाँ से भी मेरे पास पैसा आ रहा है उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब मेरे पास बस पैसा आना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ। दोस्ती और दुश्मनी का क्या, अपनों का खून भी पानी की तरह बहा देता हूँ। तो अब सोचो लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा था? हमने पढ़ा कि लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, लोगों ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। तो वहाँ के जो भी कॉमन लोग थे या जो भी न्यू मिडिल क्लास लोग थे वो चाहते थे कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन ट्रेड के ऊपर हैं वो रेस्ट्रिक्शंस हट जाएं, अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ थी वो कस्टम ड्यूटीज़ हट जाएं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो जाए ताकि वो आराम से अपना सामान इधर से उधर पहुंचा सकें। ठीक है, तो जैसा आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक बिजनेसमैन या एक मर्चेंट हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अगर कोई सामान सेल करना चाहता है तो उसको 11 कस्टम ड्यूटीज से निकलना पड़ता था। सोचो 11 कस्टम ड्यूटीज, हर कस्टम ड्यूटीज पे उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता होगा। तो उसके लिए तो कितना मुश्किल हो गया ना कि हर जगह कस्टम ड्यूटीज पे करो। फिर पूरे यूरोप के अंदर यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम नहीं है, सब लोग अलग अलग तरह से वेट मेजर करते हैं, अलग अलग तरह से मेजरमेंट्स लेते हैं। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि मेरे यहाँ पे अलग सिस्टम है वेट का, मैं बाहर बेचने जा रहा हूँ सामान तो वहाँ पे अलग सिस्टम है वेट का, तो कंपैरिजन करने में बड़ी दिक्कत आती थी। ठीक है, तो जो भी लिबरल्स थे उनकी डिमांड थी कि कस्टम ड्यूटीज को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए या मिनिमम कर दिया जाए और ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो जाए,
और जितनी भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो सब हटा दिए जाएं, यूनिफॉर्म वेट मेजर का सिस्टम लाया जाए। याद करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, नेपोलियन ने यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम बनाया था। ठीक है, तो अब इनकी बात कौन सुनेगा? अकेला कोई इंसान बोलेगा या अकेला मर्चेंट बोलेगा तब तो कोई सुनने वाला था नहीं। तो जो भी परसुआ के लोग थे उन्होंने एक आइडिया लिया, उन्होंने एक यूनियन बनाना शुरू की। ठीक है, जैसे यूनियन हमारे यहाँ टैक्सी यूनियन होती है, ऑटो वालों की यूनियन होती है, स्टूडेंट्स की यूनियन होती है। इसी तरह परसुआ के जो लोग थे उन्होंने एक यूनियन बनाई जिसको बाकी अलग अलग स्टेट्स में, जर्मन स्टेट में या बाकी लोगों ने ज्वाइन किया और इस यूनियन का नाम दिया गया जोलवर्लिंग। ठीक है, तो बस इस यूनियन का इतना सा काम था कि ये यूनियन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना चाहती थी, या ट्रेड बैरियर्स के लिए जितने भी वेट मेजर सिस्टम्स थे उनको यूनिफॉर्म करना चाहती थी, टैक्सेस को मिनिमाइज करना चाहती थी। तो इस तरह से यूनियन बना करके इन्होंने जो भी ट्रेड बैरियर्स थे उसको हटाने की कोशिश की, ताकि इनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और जो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, इन लोग हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और ट्रेड करने में कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की। तो तुम लोग सोचोगे कि यार ये कहाँ से एकदम से आ गया कंजर्वेटिज्म? बढ़िया, अभी एरिस्टोक्रेटिस की बात कर रहे थे, अभी लिबरल्स की बात हो रही थी, है ना, और नेशनलिज्म की बात हो रही थी, तो ये कंजर्वेटिज्म कहाँ से बीच में आया? तो ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार। बीच में नहीं आया। कंजर्वेटिज्म को ऐसे समझो कि मतलब आपने देखा कि अभी तक लिबरल्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे जो चाहते थे फ्रीडम, लेकिन सोचो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो ऐसा नहीं चाहते होंगे, तो वो लोग थे कंजर्वेटिव। वो लोग क्या चाहते थे कि नहीं, सिस्टम तो पुराना ही अच्छा था, कि नहीं मोनार्की रूल ही होना चाहिए, एरिस्टोक्रेटिस रूल बहुत अच्छा है, फ्यूडल सिस्टम होना चाहिए। इस तरह की पुरानी सोच रखने वाले जो लोग थे, जो लिबरल्स लोग थे या जो भी रिवोल्यूशन करने वाले लोग थे, उनके अगेंस्ट सोचते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों की बात भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नए तरह के कंजर्वेटिव लोगों की। नए तरह के कंजर्वेटिव्स का क्या मतलब कि देखो, पहले जो कंजर्वेटिव थे उनकी सोच बहुत ही पुरानी थी। उनको लगता था कि नहीं, मोनार्की सिस्टम ही बेस्ट है, वुमेन्स को पावर नहीं मिलनी चाहिए, वोट टू राइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टिपिकल पुरानी सोच। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली। लेकिन जो नए कंजर्वेटिव्स लोग थे तो उन लोगों की सोच थोड़ी मॉडर्न थी। उन्होंने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में नेपोलियन आया, उसने बहुत सारे चेंजेस किए, फ्यूडल सिस्टम हटाया, इकोनॉमी बूस्ट की, है ना, ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ किया, न्यू मॉडर्न आर्मी बनाई। तो वो लोग चाहते थे कि सिस्टम तो पुराना रहे, मोनार्ची सिस्टम रहे, एरिस्टोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रहे, वो सब ठीक है, लेकिन जो भी नए चेंजेस आए वो भी साथ में चले। मतलब वो सिस्टम तो पुराना चाहते थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट जैसे कि मोनार्ची हैं, चर्च है, इन सबको रिस्टोर करना चाहते थे, लेकिन जो नया सिस्टम आया था, जो नए चेंजेस आए थे, वो उसको भी साथ में रखना चाहते थे, उनको भी अडॉप्ट करना चाहते थे। इस तरह की सोच वाले लोग जो नई मॉडर्न सोच के साथ में कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा देते थे, उनको कहा गया न्यू कंजर्वेटिव्स, और इस फिलॉसफी को, इस सोच को कहा गया कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो इन लोगों का क्या मानना था कि जो भी नए चेंजेस आए हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे जो भी मोनार्ची सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है, उसको और भी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक बनाया जा सकता है। इसको ऐसे समझे कि जैसे इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने रूल किया, तो हम लोग चाहते तो थे कि सारे अंग्रेज वापस चले जाएं, है ना, हम आज़ादी चाहते थे, हम फ्रीडम चाहते थे,
लेकिन साथ में हम ये भी चाहते थे कि जो चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे कि रेलवेज, इंग्लिश लैंग्वेज, चाय, ये सब रहना चाहिए। इंडिया में तो चाय के अलग ही चल रहे हैं ना नाटक। दिल्ली में 42 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी रहे होंगे। गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है ना, क्योंकि इन चीज़ों को लोग पसंद करने लगे थे। इन्होंने लाइफस्टाइल लोगों की सुधार दी थी। तो उसी तरह से जो न्यू कंजर्वेटिव लोग थे, वो ये चाहते थे मोनार्की रूल आ जाए, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो वापस रिस्टोर हो जाएं, लेकिन नए चेंजेस के साथ। ठीक, तो अब आपने पहले पढ़ा कि नेपोलियन का जब रूल आया था तो ये सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नेपोलियन तो फ्रांस का था, फिर यूरोप में कहाँ से उसकी बात आई। तो नेपोलियन फ्रांस से जरूर था, और उसने आतंक पूरे यूरोप में मचाया हुआ था। ठीक है, आपने पढ़ा कि जो आसपास के स्टेट्स थे, जैसे ब्रिटेन, रशिया, पर्सुआ, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर के नेपोलियन पे अटैक किया था। बाबू भैया छोड़ना मत इसको। पहले तो उसको पकड़ तो सही रे बाबा। अरे बाबू भैया आप बीच में क्यों पकड़ो यार बाबू भैया। फिर मार रहा। और एक बैटल हुआ था जिसको बोला गया था बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें नेपोलियन हार गए थे। तो ये उस समय की यूरोपियन पावर्स थी। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा एक बार, ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। तो इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, लेकिन अब हराने के बाद में फिर इन लोगों की एक मीटिंग की इन्होंने, इन यूरोपियन पावर्स ने, और इस मीटिंग में एक ट्रीटी साइन हुई थी, हमने बात भी की थी इस बारे में, जिसको बोला गया था ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या क्या आता है, इस बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वियना कह दो, या इसको ऐसे कहा गया कि एक कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर, है ना, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। ठीक है, तो इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया गया कि जितना भी आतंक नेपोलियन ने मचाया था, जितनी भी फ्रेंच के आसपास की टेरिटरीज पे नेपोलियन ने कब्जा किया था, वो सारी की सारी टेरिटरीज को रिस्टोर किया गया। मतलब फ्रांस की जो नई टेरिटरीज थी, जिसकी वजह से फ्रांस बड़ा हो गया था, उसको वापस से छोटा किया गया। ठीक है, ठीक है, बोनबर्न डायनेस्टी को लाया गया। बोनबर्न डायनेस्टी क्या, बोनबर्न डायनेस्टी वो रॉयल हाउस था जो नेपोलियन के आने से पहले फ्रांस पे रूल करता था। ठीक है, लुइस 16 का नाम सुना होगा। तो उनको फ्रांस की पावर वापस सौंप दी गई। फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो आज तो ठीक है नेपोलियन को हरा दिया, पर कल हो सकता है कि कोई दूसरा रूलर आ जाए नेपोलियन की तरह, और ये फिर से फ्रांस को अटैक करके अपने कब्जे में लिए और वापस हम लोगों पे अटैक कर दे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि फ्रांस की टेरिटरी के आसपास बहुत छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए और फ्रांस को पूरा कवर कर दिया। उससे क्या हुआ कि अब अगर कोई नया रूलर आ भी जाता है और वो तो सीधा जो है ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया या ऑस्ट्रिया पे अटैक नहीं कर सकता, उसको पहले उन छोटे स्टेट से होकर के निकलना पड़ेगा। तब तक जो पावरफुल स्टेट्स हैं इनको टाइम मिल जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि हाँ एक नया रूलर आया है और उसने अटैक करना शुरू कर दिया है, तो ये अपने अटैक के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी स्टेट्स थी फ्रांस के पास बनाई गई, इनको बोला गया बफर स्टेट। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। एक पार्ट तो हो गया चलो कंजर्वेटिव्स का, ठीक है, जो मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करते थे। कुछ लिबरल्स भी थे, रिवोल्यूशनरीज भी थे जो इसका अपोज करते थे। तेरा बात समझ में नहीं आ रहा। आजादी मिल रही 50% छूट पे बापू, बहुत सस्ती मिल रही बापू, ले लो। क्या खड़ा है? वंदे मातरम। नहीं बापू, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते बापू, हमारे डॉक्टर को अंग्रेज ले गए बापू। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो कंजर्वेटिव्स थे ये एरिस्टोक्रेटिक लोगों के या मोनार्की लोगों के क्लोज थे, क्योंकि ये उनको सपोर्ट करते थे, इसलिए ये पावरफुल भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग रिवोल्यूशनरीज थे या जो भी नेशनलिज्म या लिबरल की बातें करता था,
उनके अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लक्ष्मण क्या मरेगा ये? ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। अबे ज़्यादा मिला था, जल्दी मरता, मैं मर जाऊँ। ठीक है, जो भी यूरोपियन पावर्स थी इन्होंने सेंसरशिप लगा दी कि कोई भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बातें नहीं करेगा, कोई भी लिबरलिज्म के बारे में बात नहीं करेगा। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे ये छुपने लगे। तो इन्होंने छुप कर के छोटे छोटे ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, सीक्रेट ग्रुप्स। ठीक है, ताकि छोटे छोटे ग्रुप बना करके फिर ये जो भी मोनार्चीज हैं या जो भी कंजर्वेटिव्स हैं इनके अगेंस्ट में बात कर सकें, इनको अबॉलिश कर सकें और इस सिस्टम के अगेंस्ट में वॉइस रेज कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह के एक पावरफुल रिवोल्यूशनरीज का नाम सामने आया, गिउसेप्पी मजीनी। तो गिउसेप्पी मजीनी जियना में बॉर्न हुए, जो कि इटली का पार्ट था 1807 के अंदर। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना थी, बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी भावना थी। तो इन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर ही लिबरलिज्म को या रिवोल्यूशन को ज्वाइन कर लिया और छोटे छोटे सीक्रेट ग्रुप्स बनाने लगे। ठीक है, आप देखो कि 24 ईयर की एज के अंदर ही इनको, जब ये 24 साल के थे तभी इनको एग्जाइल कर दिया गया 1831 में। एग्जाइल मतलब इनको देश निकाला दिया गया, क्योंकि इन्होंने लिंगुरिया में छोटे छोटे रिवोल्यूशनरीज ग्रुप बनाने की कोशिश की, रिवोल्यूशन को रन कराने की कोशिश की, तो इनको पनिश किया गया। ठीक है, तो फिर ये वहाँ से निकल के ये इटली आए। इटली में आकर के फिर इन्होंने बहुत छोटे छोटे 2 ग्रुप बनाए, 2 छोटी अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मजीनी ने जो सोसाइटीज बनाई थी उनका नाम बताओ। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब ये तो का सिर्फ एक भाग था, दूसरा भाग गिरना भी बाकी है। तो अगर तुम्हें सेकंड पार्ट जल्दी चाहिए तो यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।